नाज़िब साहिबा ने मुझ जैसी नाचीज से आम अदना से राइटर को एक सदारत जैसी मुश्किल जो है मनसब पर बिठाया, जिस पर मैं पूरी भी नहीं उतर सकी क्योंकि मैं इतनी ताख़ीर से पहुंची कि असली सदारत वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जो मुल्क में नाफिज सदारत है उस जैसा आने लगा होगा। तो इस अफसाने के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हुई मैं उसमें काफ़ी चीज़ों पर मुत्तफिक हूँ कि समाजी हकीकत निगारी के हवाले से बिलाशुबा जितना भी हम मेकानिकी एक तरक्की की तरफ जा रहे हैं, सनती तरक्की और हमारे रिश्तों के दरमियान का जो एक उनकी खूबसूरती है वो शायद वक्त ने और मटीरियलिज्म ने उसके दरमियान की वो सारी चीज़ें एक दूसरे से अलहदा करती हैं। लेकिन इस अफसाने में मौजू के हद तक हम सब इत्तफाक करते हैं कि बिलाशुबा आज के दौर की एक नफ्सियाती समाजी और जो एक नफ्सा नफ्सी की कैफियत है उसके ऊपर ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उतरता है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है इसकी टेक्निक के हवाले से, उस पर एक तो उसका ज़मानी जो बोध है वो पूरी तरह वाज़े नहीं होता कि जैसे जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि आँख खुली तो ज़मानी थोड़ा सा कहीं वाज़े होता कि पहले कहाँ पर वाक़या हुआ और दूसरा वाक़या कहाँ पर हुआ है। तो ये बाद जगहों पर ये एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है कि जैसे कि एक मरीज बिस्तर मर्ग से उठकर जंगल में जाकर मौत को गले लगा रहा है, या जंगल में मौत आते हुए वो वापस घर वालों के पास आया है और घर वालों के दरमियान में वो मरना चाहता है और इस बात पर शुक्रगुजार है कि मैं अपनों के दरमियान मर रहा हूँ। तो मरने की जो दोनों कैफियत हैं उसमें एक तरफ जो है वो एक अस्पताल का मंजर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ एक जंगल में एक करगस जो है जो उसके सराहने बैठा है। तो उसमें अगर तो ये अलामत के तौर पर है, एक ख्याल के तौर पर है, एक बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ एक शख्स जिसके अंदर ये ख्वाब के साथ भी ये बात दिखाई जा सकती है कि यानी ख्वाब भी एक अफसाने की बड़ी खूबसूरत टेक्निक है जिसमें आप फ्लैशबैक से भी ज्यादा बड़ी कारीगरी से अफसाने निगार इसमें से गुजर सकता था और गुजरना चाहिए था। लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक क्राफ्ट का जो एक है उसमें मसला आया है जिसकी वजह से अफसाना ज्यादा दफा किरत मांगता है। बात को समझने के लिए एक किरत में वाजे नहीं होते वाकयात, जब आप दूसरी किरत करते हैं तीसरी दफा फिर आप कनेक्ट करते हैं तो उस कारी को इस मेहनत से बचाने के लिए जरूरी है कि उसके दरमियान में कुछ चीजों का तवाजुन इस तरीके से पैदा किया जाए कि वाकयात अपने मंतकी अंजाम की तरफ खुद जा रहे हों, एफर्टलेसली आपको मेहनत के बगैर कोशिश के बगैर उस तक नताइज तक पहुंचा जाए। दूसरी चीज इसमें सब ने कहा इसमें मकाफात अमल, हमारे यहाँ कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं और बड़े अजीब हैं कि जैसे कोई शख्स भी जायदाद में से अपना हिस्सा मांग ले तो हमें लगता है ये सजा याफ्ता होना चाहिए, इसे ये बहुत बुरा आदमी है, और आगे उसके बेटे ने जो धोखे से उसके बिस्तर मर्ग पर आकर चोरी छुपे उसका अंगूठा लगवाया है, उस बात में और एक बंटवारे की डिमांड करने में इन दो बातों में बहुत फर्क है। एक दो किरदार जो एक अलल ऐलान किसी भी वजह से, अच्छा उसमें भी एक हमारी अफसाना निगार खातून राइटर हैं लेकिन उन्होंने कहा कि बीवी के बहकाने पर आकर जो है वो जायदाद का मैंने बंटवारे का कह दिया। तो ये जरूरी एलिमेंट नहीं होता है कि हर दफा जो है वो मर्द इतना भोला भाला हो कि उसको बीवी ही कहती है कि जाकर भाइयों से अपना हिस्सा मांगो। कई जरूरियात उसकी हो सकती हैं, जिस तरह के इस किरदार के बारे में नजर आ रहा है कि उसकी दो बेटियां हैं दो बेटे हैं, इससे लग रहा है तो एक बड़े कुंबे को पाल रहा है और यकीनन उसके कुछ मुआशी मसाइल तंगदस्तियां भी हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मजबूरन अपने वालिद के जायदाद में अपना हिस्सा मांग रहा है जो कि उसका शरई हक है, कानूनी हक है, इसमें कोई मकाफात अमल नहीं है, मैं माजरत के साथ। तो ये लेकिन हम हर चीज को सजा और जजा और फिर मकाफात अमल, इन तीन चार चीजों में से हमें थोड़े से आगे होकर देखने की जरूरत है कि कई लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया का पैसा खाकर लूट कर बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रहे हैं, उनके ऊपर तो मकाफात अमल असर नहीं करता, और एक आम आदमी रेड़ीबान बेचारा अगर 1.5 रुपए की भी बेईमानी कर लेता है तो शाम को उसके अंदर एक चीज डाली गई है कि तुमने जो आज 1.5 रुपए की बेईमानी की थी इसकी वजह से तुम्हारा पाँव का अंगूठा टूट गया है, तो और वो ऐसा सोचने लगता है। तो ये जरूरी चीज नहीं है। बहुत सारे सुपर पावर कंट्रीज बैठे हैं जो मकाफात अमल से नहीं गुजर रहे, हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सैलाब आ रहा है, जनूबी पंजाब पूरा बह गया है, उधर क्या क्या हालात हुए, तो ये सब कुछ मकाफात अमल। लेकिन उन आफात में भी हमारा एक मुस्लिम जहन साजी इस तरह की गई है कि हमें लगता है कि हम बहुत गुनाहगार हैं और ये जितनी भी आफात आ रही हैं ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। होगा बिलाशुबा ऐसा होता है, लेकिन
اگر خدا نے کہا ہے کہ جب تک کوئی بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب ابھی اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خود کو کسی اور قوم کا باشندہ سمجھ کر, تو اس لیے یہاں ایک واقعے کو اگر اس میں وہ نہ بھی شامل ہوتا کہ اس جو اس میں ایک بزرگ شخص ہے اس نے اپنے والد سے بٹوارے کی ڈیمانڈ کی تھی, تو تب بھی کہانی پر کوئی اثر نہ پڑتا. بڑی سیدھی سادی سی بات تھی کہ ایک شخص ہے جس کا بیٹا کسی بھی لالچ میں آ کر وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے اپنے والد کی صحت یابی کی کوششیں کرنے کے بجائے وہ اس کا چوری سے آ کر انگوٹھا لگواتا ہے سیاہی سے. تو یہ ایک واقعتاً ایک ٹریجڈی, ایک المیہ اس میں سے جنم لیتا ہے اس واقعے میں سے. اور باقی جس طرح سے آپ سب نے فرمایا کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, جتنی بھی باقی چرند پرند جو بھی ہیں, نباتات کا, جمادات کا, ہر ایک کا ایک وظیفہ مقرر ہے, وقت مقرر ہے, طریقہ کار مقرر ہے. مگر ایک انسان ہے جس کا کوئی طریقہ کار مقرر نہیں ہے, جس کا کوئی ہوس کا لیول نہیں ہے, جس کا کوئی بہکنے کا موسم نہیں ہے, کچھ عجیب سا ہے یہ. اسی لیے خدا نے اس کے ساتھ زیادہ تجربے بھی کیے ہیں, اس کو ایک طرح سے اختیار بھی دیا ہے اور جبر میں بھی رکھا ہے. تو یہ جبر اور اختیار کے درمیان میں پھنسی ہوئی مخلوق ہے جس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, جس سے گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ گمراہ کردار کی کہانی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ دھوکے سے آ کر اس کے ساتھ کرتا ہے, جو اس کہانی کا بنیادی المیہ ہے. اب اس میں جو رشتوں کے حوالے سے ایک دراڑ ہے, جب بھی بات پیسے کی آئے گی اس میں ہم معیار بنا لیتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی, اچھی بیٹی وہ ہے جو جائیداد میں حصہ چھوڑ دے, وہ میکے کی سب سے زیادہ وفادار ہے. وہ بہن جو بھائی سے اپنے حصے کا مطالبہ نہ کرے, وہ بہن زیادہ لائل ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لوگوں کی اپنی سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر, تو یعنی چیزیں اس طرح سے ہمارے ہاں کچھ ٹیبوز اس طرح کے بن گئے ہیں جس طرح کے اس میں بھی اشارہ اس میں کیا گیا ہے. تو کہانی بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے, بہت سارے واقعات کو جنم دیتی ہے. لیکن میرے جو ہمبل سجیشن میں یا میری تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے بات, تو اس کا بنیادی المیہ ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے, اور وہ بھی ایک ایسی حالت میں جب وہ بستر مرگ پر ہے. باقی ایک مجموعی کہانی ہے جس میں عمومی طور پر والدین کی وفات کے بعد بھائی بہنوں میں بٹوارے ہوتے ہیں, جائیدادیں بٹتی ہیں, کئی رشتے تقسیم ہوتے ہیں, رشتوں کی شکلیں تقسیم ہوتی ہیں. تو یہ ایک نارمل بات ہے, یہ اس میں کوئی ایسی بڑی خاص واقعہ نہیں ہے. لیکن کرگس کے ساتھ جو اس میں کرگس کا جہاں اور ہے, اچھا اب یہ جس طرح سے ایک شعریت ہے اس جملے کے اندر, اس سے لگتا ہے کہ جیسے واقعتاً کہ بڑا کوئی کرگس کو ہیرو بنا دیا گیا ہے, لیکن دراصل اس میں انسان کی درندگی کو اور انسان کے اندر چھپے ہوئے عیب کو واضح کرنے کے لیے ایک ایسی مخلوق کے ساتھ اس کو مثال دی گئی ہے جس کو ہم بہت کمتر, جس کو بہت ہیچ سمجھتے ہیں. تو اس کے بھی جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وہ خاصیتیں موجود ہیں. یہ بھی ہماری ایزمپشن ہے نا, ہم جانوروں کی ساری زبانیں نہیں جانتے, ہم چیونٹی کی پوری زندگی کے بارے میں, سائیکل کے بارے میں نہیں جانتے. ہم مطلب کئی ایسی سائنس اب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ان کا بھی ایک نظام ہے. تو یہ ساری ہم نے, انسانوں نے منسوب کر رکھی ہیں چیزوں کے ساتھ, اور ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جو درختوں کے ساتھ بھی منسوب کر لیتے ہیں, ہم کالی بلی کے ساتھ بھی منسوب کر لیتے ہیں. اب کالی بلی کا کالا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو بھی ایک منحوس تصور کر کے تو ہم تصور باندھ لیتے ہیں کہ اس نے راستہ کاٹا ہے. تو یعنی جانور بھی ہماری طرف سے, ہمارے عذاب سے بچے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم انہیں بعض جگہوں پر اپنی ہی جو ایک طرح سے کمزوریاں ہیں, ضعیف الاعتقادیاں ہیں یا مسائل ہیں, ان کو بیان کرنے کے لیے جب ہمیں کوئی بیسٹ ایگزامپل لینی ہوتی ہے تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں کہ شاید ہم ان سے بھی زیادہ ورس ہیں. تو اس پر اگر وہ احتجاج کر سکتے ہوتے, افسانہ لکھ سکتے ہوتے, تو وہ بھی ایک لکھتے. تو اس طرح سے یعنی ہمارے ہاں یہ عمومی رویوں کی طرف ایک نشاندہی ہے. اور فاطمہ عثمان کی کہانیاں میں نے پہلے بھی پڑھی ہیں, ان کا جو ایک بڑا خوبصورت ہے کہ انہوں نے وہ سوشل ایشوز جس طرح مائنورٹیز کے ایشوز ہیں, ہمارے ہاں جینڈر کے ایشوز ہیں, اس طرح کے بڑے پوائنٹ, بڑے اہم نکات کو سامنے لا رہی ہیں. لیکن ابھی تھوڑا سا اور وقت, کہانی موضوع کو ایک, اگر آپ نے کرافٹ اچھا نہیں کیا تو موضوع کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, وہ اپنے جو رس ہے, جس کو ہم ایک ادبی رس کہتے ہیں, وہ اپنا رس کھو دیتی ہے. تو اس لیے کہانی کے اندر کہانی پن کو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. موضوع بالکل اہم ہے, سماجی حقیقت نگاری بہت اہم ہے, لیکن کرافٹ اس کا اس طریقے سے آرٹسٹک ہو. جیسے ہمیں بہت سارے مثالیں, جیسے
चांद ग्रहण जब हम पढ़ते हैं राजेंद्र सिंह बेदी का, तो हमें एक औरत की ट्रेजेडी नजर आ रही है, लेकिन उसमें किस तरीके से उसको असतीर के साथ और कहानी को किस तरह, तो इस तरह से हम सबको, मुझे, मेरी जनरेशन के फातिमा उस्मान जैसे दोस्तों को, हम सबको जो अभी इस तरफ कलम की मशक में अभी चक्की की मुशक्कत की तरह से अभी जुटे हुए हैं, और इंशाल्लाह हम उस मकाम तक पहुंचेंगे जिस मकाम तक बड़े क्लासिक्स ने अपना मकाम बनाया है। और फातिमा उस्मान का मुस्तकबिल यकीनन उन नामों में, बेहतरीन नामों में शुमार होता है जो मेहनत कर रहे हैं, उस चक्की की मुशक्कत में दिन रात हैं। जो तख्लीक के अमल से गुजरता है आदमी, उसकी मेहनत को वही शख्स समझ सकता है जो तख्लीक करता है। मैंने लिटरेरी क्रिटिक के तौर पर काम शुरू किया, मुझे कभी उस दर्द का एहसास नहीं हुआ जो अफसाने के बारे में हम तनकीद करते हुए करते थे। जब मैंने अफसाना लिखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि अफसाना लिखना क्या होता है। तब मुझे समझ आई कि ये जो बातें करना है ये बड़ा आसान है, तख्लीक करना कितना मुश्किल है। तो ये तख्लीक के मैदान में जो लोग भी इसमें अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एक खास नुक्ता नज़र के साथ कर रहे हैं, वो यकीनन उसमें बहुत आगे जाएंगे। और फातिमा उस्मान यकीनन हमारी बहुत ही खूबसूरत अफसाना निगार हैं, और जिस तरह साहिब किताब भी हैं और मज़ीद लिखेंगी। और ये इस तरह की कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द कहानियाँ हैं, रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं, हमारे घरों की कहानियाँ हैं, या हम खुद उसका शिकार हैं या हमारे इर्द गिर्द यानी या हम शिकारी हैं या हम शिकार हैं, दोनों सूरतों में हम मौजूद हैं इस कहानी में। अब देखना ये है कि हम किस तरफ हैं। तो इस तरह का आईना ही एक अदीब दिखा सकता है, जो फातिमा उस्मान ने बड़ा साफ करके, अच्छी तरह से साफ चिट्टा करके हमारे सामने रखा है, ताकि हम अपने चेहरे अच्छी तरह से देख सकें। तो ये बिल्कुल एक समाज का आईना है ये कहानी, जिसमें सारे किरदार बिल्कुल जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से इसमें वाजे हैं। तो एक बार फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी का बेहद शुक्रिया, और एक बार फिर ताख़ीर से आने के लिए बेहद माज़रत।